नमस्कार, राइट मिरर में आपका स्वागत है। मैं किरण मांजरेकर। आज हम मिलने जा रहे हैं एडवोकेट हाई कोर्ट नीलेश ओझा जी से। जस्टिस करनाल मामले में हुए आरोपों में हम उनसे आज चर्चा करेंगे। जस्टिस करनाल के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें जो सजा सुनाई, क्या वो सही है? इसके बारे में हम बातचीत करेंगे नीलेश ओझा जी से। राइट मिरर चैनल के लिए आज हम एक महत्वपूर्ण विषय पर और जो सर्वसामान्य जनता के लिए महत्वपूर्ण विषय पर हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं। मेरे सामने है मुंबई के सबसे प्रख्यात वकील सर नीलेश ओझा जी। मैं आपको एक सर्वसामान्य जनता के लिए एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ, जो सर्वसामान्य लोगों के लिए क्या सुप्रीम कोर्ट और जो बाकी कोर्ट है वहाँ पर जो न्याय होते हैं वो क्या सही न्याय होते हैं? उस मामले में जैसे कि जस्टिस कर्नल के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने जो सज़ा सुनाई है, क्या वो सही है सर? देखिए, आपने एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न उपस्थित किया है। खुद सुप्रीम कोर्ट ने मोना पवार के मामले में लिखा है कि जो जज गलती नहीं करता है वो जज आज तक पैदा ही नहीं हुआ है। अब रहा मामला सुप्रीम कोर्ट का आदेश सही है या गलत है, तो देखिए मैं आपको इससे ही रिलेटेड ऐसा एक मामला दिखाता हूँ। 1996 में MS अहलावत नाम के IPS ऑफिसर थे, SP थे पंजाब एंड हरियाणा के। उन्होंने एक गलत एफिडेविट दिया सुप्रीम कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट का कंटेम्प्ट किया। तो सुप्रीम कोर्ट ने उनके खिलाफ केस चलाकर उनको कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में और IPC 191, 193 के तहत 1 साल अलग से, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का 6 महीना अलग से, 1.5 साल की सजा सुना दी। तो सुप्रीम कोर्ट ने खुद सजा सुनाई थी। बाद में वो मामला AR 1996 SC 2326 में रिपोर्टेड हुआ। उसके बाद में हरीश साल्वे जी अपील हुए MS अहलावत जी की तरफ से और अपील लगाई। तो कॉमन लोगों की धारणा क्या है, सुप्रीम कोर्ट फाइनल है, उसने जजमेंट दिया तो उसके आगे कुछ होता नहीं है। लेकिन वैसा नहीं है, उसके आगे भी अपील होती है। तो फिर 2 जज ने सजा सुनाई थी, तो अपील के लिए 3 जज बैठे। उस अपील की सुनवाई हुई, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने खुद माना कि हमारे से गलती हुई है, हमने प्रोसीजर फॉलो नहीं किया है और इसलिए हम वो सजा 191, 193 की खारिज करते हैं। यह केस 2000 क्रिमिनल लॉ जनरल 388 पेज में रिपोर्टेड है। तो जो सर्वसामान्य जनता के लिए कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट जो होता है, जो सुप्रीम कोर्ट जो सुना रही है उनके फैसले, क्या वो सही है? मैं वही तो बता रहा हूँ, सुप्रीम कोर्ट के हर फैसले सही होते जरूरी नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले गलत भी होते हैं। बाद में सुप्रीम कोर्ट खुद की गलती कवर करता है। मधु लिमय के मामले में भी वैसा ही किया है उन्होंने। तो अभी मैं आता हूँ, देखिए ये तो दूसरे केसेस हो गए। मैं आता हूँ, आपने जो जस्टिस कर्नल का मामला उठाया, तो जस्टिस कर्नल के मामले में कई जो खामियां है, जो लॉ का उल्लंघन हुआ है, वो मैं आपको एक्सप्लेन करके दिखाता हूँ। देखिए, सबसे पहली बात है कि जस्टिस कर्नल के खिलाफ में सुप्रीम कोर्ट के 7 जजेस ने 8 फरवरी 2017 को आदेश पारित किया। यह आदेश है सुओ मोटो कंटेम्प्ट पिटीशन सिविल नंबर 1 ऑफ 2017। यह आदेश में शो कॉज नोटिस इशू किया और उनसे जवाब मांगा। अब ये पूरे आदेश में ये कहीं नहीं लिखा है कि जस्टिस कर्नल का गुनाह क्या है। इसमें लिखा है इशू नोटिस टू श्री जस्टिस CS कर्नल रिटर्नेबल ऑन सो एंड सो। रजिस्ट्री डायरेक्टेड टू इंश्योर दैट a copy of this order and the letters taken note of while issuing notice to show cause। अभी इशू शो कॉज क्या? अगर हम किसी व्यक्ति को कहते हैं कि आप आके जवाब दो, तो क्या जवाब दो? तो इस ऑर्डर में ये लिखना चाहिए कि आपने जो ये लेटर लिखा है, इस लेटर की ये चीज गलत है या फिर इस लेटर की वजह से न्यायपालिका का इस तरह से अपमान हुआ है। तो वो ये लेटर में नहीं, इस ऑर्डर में नहीं है। फर्स्ट। सेकंड थिंग, ये जो पिटीशन लिखी गई है, ये रजिस्टर की गई है कंटेम्प्ट पिटीशन सिविल नंबर। एक्चुअली कंटेम्प्ट सिविल और क्रिमिनल कंटेम्प्ट का क्या है? कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट्स एक्ट 1971, इसमें सेक्शन 2C में डेफिनेशन दी गई है। सेक्शन 2C कहता है कि
सिविल कंटेम्प्ट होता है किसी आदेश का लिए, टू सी, ये क्रिमिनल कंटेम्प्ट है, टू बी सिविल कंटेम्प्ट, विलफुल डिसोबीडियंस टू एनी जजमेंट डिक्री डायरेक्शन, मतलब किसी सुप्रीम कोर्ट ने कोई आदेश दिया उसको किसने पालन नहीं किया तो वो सिविल कंटेम्प्ट होता है। और क्रिमिनल कंटेम्प्ट स्कैंडलाइजेस, कुछ पब्लिकेशन, कुछ लेटर जिससे न्यायपालिका की अवमानना हो रही है, उसमें हस्तक्षेप हो रहा है, लोगों के नज़र में उनकी इमेज डाउन हो रही है, तो ये एक्चुअली ये रजिस्ट्रेशन सिविल कंटेम्प्ट इटसेल्फ इज रॉन्ग, ये होना चाहिए था क्रिमिनल कंटेम्प्ट। सेकंड थिंग ये है शोकॉज नोटिस, तो ये नोटिस में कोई सेक्शन नहीं लिखे कि किस सेक्शन के तहत नोटिस दी जाए। अभी देखिए यूनिवर्सल लॉ, अपना आर्टिकल जो है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, आर्टिकल 21, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आर्टिकल 14, नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ एंड लिबर्टी एक्सेप्ट अंडर ड्यू प्रोसेस प्रिस्क्राइब्ड बाय द लॉ। लॉ की जो प्रोसीजर है, जो लॉ एक्ट कानून में एक प्रोसीजर ठहरा दी गई कि इस प्रोसीजर के तहत काम करना है, उस प्रोसीजर के अगेंस्ट में कोई नहीं जा सकता, सुप्रीम कोर्ट भी नहीं जा सकता, क्योंकि ऐसी गलती किया था तो खुद सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद में खुद की गलती माना और पूरी सजा वापस कर लिया, खारिज किया, अपना आदेश वापस लिया। तो आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ एंड लिबर्टी एक्सेप्ट अंडर ड्यू प्रोसीजर प्रिस्क्राइब्ड बाय द लॉ। मतलब उसको हिंदी में ऐसा कि प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण, किसी व्यक्ति को उसके प्राण या दैहिक स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही वंचित किया जाएगा, अन्यथा नहीं। मतलब इसको सिंपल मैं आपको बता दूं तो अगर आप हो, मुझे आपको अरेस्ट करना है, मैं पुलिस अधिकारी हूँ, तो मेरे मन में मैंने आपको अरेस्ट कर लिया, नहीं। अंग्रेजों के ज़माने में ये होता था, तो इसलिए तो अभी हमारा डेमोक्रेटिक कंट्री है, संविधान है, कानून है। अब क्या होता है, अरेस्ट करना है तो मुझे प्रोसीजर है, CRPC, IPC, मुझे पहले ये सेक्शन में गुनाह किया है और इसमें सेक्शन 41 के तहत मुझे अरेस्ट का राइट है, या फिर 156 के तहत मुझे इन्वेस्टिगेशन में अरेस्ट राइट है, तो मुझे प्रोसीजर है। अब हमें ये देखना है कि सुप्रीम कोर्ट ने इसमें प्रोसीजर फॉलो किया है। अब इसमें तो कोई एक्ट लिखा ही नहीं कि किस एक्ट के तहत नोटिस दी जा रही है, बेसिक मुद्दा रह गया। हाँ, तो अभी एक्ट के तहत कोई नोटिस ही नहीं है तो जस्टिस कर्नन बाइंड नहीं है जवाब देने को। ठीक है, अभी किस सेक्शन के तहत, अभी देखिए कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट्स एक्ट में अगर क्रिमिनल कंटेम्प्ट है तो 2 सेक्शन है, 1 है सेक्शन 14 और 1 है सेक्शन 15। 14 की प्रोसीजर पूरी डिफरेंट है और 15 की प्रोसीजर डिफरेंट है। 14 में सब सेक्शन 2 है, वो कहता है कि आप कोर्ट में हाजिर हो जाओ, आप कहो कि मुझे इस कोर्ट में मामला नहीं चलाना है तो आप दूसरे कोर्ट में मामला चला सकते हो। वो प्रोविजन, प्रावधान एज ए रूल शुड मैंडेटरी सेक्शन 15 में नहीं है। तो ऐसी कई खामियां हैं इस नोटिस में। अब अगर नोटिस गलत दे दिया सुप्रीम कोर्ट तो उसका प्रोविजन क्या है, तो सहदेव वर्सेस स्टेट 2010 का सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, गलत नोटिस दिया, प्रोसीडिंग खारिज, वो पूरी केस ही खारिज कर दिया। और नंदलाल ठक्कर का गुजरात हाईकोर्ट का डिवीजन बेंच का जजमेंट 2013 क्रिमिनल लॉ जनरल में रिपोर्ट हुआ है, उसमें ऐसी गलत नोटिस दिया। तो सुप्रीम कोर्ट का मुथु करुपन का 2011 का जजमेंट है, उसमें सब क्लियर किया है। RK सुजाता का जजमेंट है कि अगर आपने प्रोसीजर फॉलो नहीं किया, एनी डेविएशन शुड बी फैटल टू द प्रोसिक्यूशन, मतलब वो प्रोसीडिंग क्रैश हो गई। तो उस लॉ के तहत ये नोटिस ही क्रैश हो गई, प्रोसीडिंग ही क्रैश हो गई। ठीक है, ये फर्स्ट इलीगैलिटी। अब सेकंड पार्ट, 7 जज ने सो मोटो कॉग्निजेंस लिया और नोटिस देकर जस्टिस कर्नन को बुलाया। ऐसा मान के चलो ठीक है, ये पहला पार्ट होगा, पहली इलीगैलिटी हो गई। सेकंड पार्ट, जस्टिस कर्नन को नोटिस देकर बुलाया, तो रूल के तहत क्या है, आपको इसके पहले एक बात बता दूं कि जयललिता के मामले में 2014 में सुप्रीम कोर्ट ने फेयर ट्रायल का मतलब समझाया था, और उसमें ना इंटरनेशनल कोर्ट के जजमेंट टेलर वर्सेस टेलर 1876 फर्स्ट CHD 426, उसमें उसको रिलाई करके 2014 में सुप्रीम कोर्ट ने खुद लिखा, इफ अ स्टैट्यूट हैज कन्फर्ड ए पावर टू डू एन एक्ट एंड हैज लेड डाउन द मेथड इन विच दैट पावर हैज टू बी एक्सरसाइज्ड,
it necessarily prohibits the doing of the act in any other manner than that which has been prescribed. मतलब एक बार कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट आ गया तो फिर आर्टिकल 215, आर्टिकल 142 जो भी सेक्शन है सुप्रीम कोर्ट के, हाई कोर्ट के, या हमको कंटेम्प्ट में सजा देने के बाद वो सारे अधिकार खत्म हो गए, क्योंकि एक्ट है, इस एक्ट के तहत आपको काम करना है, ये प्रोविजन है। इसके ऊपर डिस्कशन हुआ है, तो इसमें बाल ठाकरे वर्सेस हरीश पिंपल खुटे 2005 में, जिसमें बाला साहब ठाकरे जी जो थे शिवसेना के प्रमुख थे, तो उनके खिलाफ में कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का पिटिशन फाइल किया था हरीश पिंपल खुटे ने। तो उनको बॉम्बे हाई कोर्ट के नागपुर बेंच ने सजा दिया। वो मामला सुप्रीम कोर्ट के 3 जज के पास गया, तो 3 जज ने कहा नहीं, ये प्रोसीजर फॉलो नहीं हुए। कोई भी रहो, हाई कोर्ट का इनहेरेंट पावर रहो, सुप्रीम कोर्ट का इनहेरेंट पावर, डॉक्टर एलपी मिश्रा में फुल बेंच सुप्रीम कोर्ट बैठा था 1998 में, तो उसमें भी उन्होंने वही कहा था कि आपको एक्ट के प्रोविजन के बाहर जाकर काम नहीं कर सकते, किया तो प्रोसीडिंग खत्म। और बाला साहब ठाकरे के खिलाफ की प्रोसीडिंग खारिज कर दी। बोले बाला साहब ठाकरे की गलती है नहीं है वो विषय अलग, प्रोसीडिंग गलत है, टेक्निकल केस खारिज। तो ये लॉ है। और सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट सुप्रीम कोर्ट पे ही बाइंडिंग है, उस सुप्रीम कोर्ट के उस जजमेंट के आगे सुप्रीम कोर्ट खुद नहीं जा सकता, ये लॉ प्रेसिडेंट है। नहीं तो क्या होगा फिर, उसमें हरि सिंह में सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर किया, अगर बोले हमारे ही जजमेंट के खिलाफ में हमारा बाजू का कोई जज जाएगा तो फिर अनर्की हो जाएंगी। फिर लोग क्या देखेंगे, अच्छा ये जज हमारा सुनता है तो उसके पास जाएंगे, फिर पुराना जजमेंट छोड़ देंगे, नया जजमेंट लेकर आ जाएंगे, तो फिर जिस मनमानी हो जाएंगी, फिर ये जंगल राज हो जाएगा। तो इसीलिए लॉ प्रेसिडेंट है कि सुप्रीम कोर्ट के खुद के जजमेंट के अगेंस्ट में सुप्रीम कोर्ट खुद नहीं जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट के अगेंस्ट तो इंडिया का कोई जज जा ही नहीं सकता है। और सुप्रीम कोर्ट के अगेंस्ट में अगर 3 जज के खिलाफ जाना है तो दूसरा 5 जज लगेंगे, लेकिन उनको रीजन लिखना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि मेरे मन में आया मैंने लिख दिया, ऐसा नहीं, रीजन उस पर डिस्क्रिप्शन लिखा है, डिस्क्रिप्शन शुड बी गाइडेड बाय द साउंड प्रिंसिपल ऑफ द लॉ। तो उसमें रीजन लिखना पड़ेगा कि मैं क्यों इस सुप्रीम कोर्ट के इस जजमेंट के अगेंस्ट में मैं लिख रहा हूँ। देयर शुड बी ए रीजन। अगर रीजन नहीं है तो विदाउट रीजन इट बिकम्स लाइफलेस, मतलब रीजन नहीं तो वो आदेश विशेष हो गया, खत्म हो गया, उस आदेश की कोई वैल्यू नहीं है। उसमें पर इंक्यूरियम का भी लॉ है। पर इंक्यूरियम का लॉ क्या कहता है, किसी एक्ट के अगेंस्ट में किसी भी कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने भी जजमेंट दिया है, तो उस जजमेंट का, उस आदेश का वैल्यू खत्म हो गया, बाइंडिंग उसका वैल्यू जो है खत्म हो गया, वो मानना बंधन कारक नहीं है। तो ये लॉ पर इंक्यूरियम है, उसकी वैल्यू खत्म हो गई। तो ये भी सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर किया। तो अभी देखिए, खुद सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के अगेंस्ट में और खुद इस एक्ट के अगेंस्ट में ये नोटिस पास की गई थी, तो नोटिस की लीगैलिटी नहीं है। अब सेकंड पार्ट है कि नोटिस देने के बाद में जस्टिस कर्नन अपीयर हुए। तो नियम से पहले देखिए, जस्टिस कर्नन ने तो खुद ऑब्जेक्शन उठाया। जस्टिस कर्नन ने कहा कि इस बेंच के सामने मामला नहीं चलना चाहिए, उस पर मैं बाद में आता हूँ। पहला मैं आपको बताता हूँ कि जो भी जज खुद नोटिस इश्यू करता है और कहता है कि आप मेरे कोर्ट में हाजिर रहो, आपने कंटेम्प्ट किया है, तो जो जज नोटिस इश्यू करता है, जो कोर्ट नोटिस इश्यू करता है, वो कोर्ट वो मामला नहीं सुन सकता, नहीं सुनना चाहिए। ये इंटरनेशनल लॉ है, इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट के खुद के जजमेंट से। तो इसमें एक लैंडमार्क जजमेंट है, आरवी ली 1882 9 क्वींस बेंच डी 394। इसमें क्लियर किया गया है, where the justice has acted as a member by directing a prosecution for an offence under the act, he is sufficiently disqualified person so as to sit as the judge at the hearing of the information. सेकंड है जो था जस्टिस बेवब इन लेसिन वर्सेस जनरल काउंसिल ऑफ मेडिकल एजुकेशन 1889 43 वॉल्यूम 43 CHD 366 और एट पेज 384 पे उन्होंने क्या कहा है, इफ ए जज इज एन अक्यूजर ही मस्ट नॉट बी ए जज। और उसमें क्लियर किया कि जो खुद या ऑर्डर करता है तो वो उसके आगे वर्ड किया लिखा है, देखो कि ए पर्सन हु हैज जुडिशियल ड्यूटी टू परफॉर्म डिस्क्वालिफाइज हिमसेल्फ फॉर परफॉर्मिंग इफ हैज ए इंटरेस्ट इन द डिसीजन व्हिच ही इज अबाउट टू गिव और ए बायस व्हिच रेंडर्स हिम अदरवाइज देन ए इम्पार्शियल जज इफ ही इज एन एक्यूजर ही मस्ट नॉट बी ए जज। सिंपल बात है, एक इंटरनेशनल कोवेनेंट है ऑफ सिविल राइट्स एक्ट 1966
यूनाइटेड नेशन के भारत भी सिग्नेटरी है, वो भी है। और इंडिया का आर्टिकल 30A आया है, जिसको सुप्रीम कोर्ट के कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ने AI 2016 लेटेस्ट में SC 3506 पे रिपोर्टेड किया है। उसमें भी ये लिखा है कि हर नागरिक का ये अधिकार है कि उसका मामला एक निष्पक्ष कोर्ट के सामने चले। अब जिस कोर्ट ने यह कह दिया कि तुम आरोपी हो, तुम आके मेरे पास जवाब दो, तो पहले ही वो मन बना चुका है, तो वहां पर उसको न्याय कैसा मिलेगा? तो इसलिए यह कानून बनाया गया है कि आप वो मामला मत सुनिए। ये पहला पार्ट हुआ। दूसरा पार्ट, इसके तहत चीफ जस्टिस श्री JS खेर और बचे हुए 6 जज, मतलब 7 जज डिस्क्वालीफाई थे मामला सुनने के लिए। ठीक है, ये एक पार्ट। उसके बाद में तीसरी इलीगैलिटी, जस्टिस कर्नल ने खुद राइटिंग में लेटर लिखा। उन्होंने कहा कि मैंने CJI JS खेर जी के खिलाफ में FIR रजिस्ट्रेशन का ऑर्डर दिया है, तो उनका मेरा पर्सनल नेचुरल दुश्मनी है, तो मेरा मामला जस्टिस खेर जिस बेंच में उसके सामने ना चला जाए, जब वो रिटायर्ड होंगे उसके बाद में मेरा मामला रखा जाए। तो जब ऐसा एप्लीकेशन कोई व्यक्ति करता है, तो ऐसे समय उस जज को खुद बेंच से हट जाना चाहिए। ऐसा खुद सुप्रीम कोर्ट ने PK घोष IAS एंड अदर वर्सेस JG राजपूत AR 1996 SC 513 में क्लियर मेंशन किया है। ऑब्जेक्शन एज टू हियरिंग ऑफ कंटेम्प्ट पिटिशन बाय ए पर्टिकुलर जज, फेलियर टू recuse himself by the same judge is highly illegal, ऑर्डर इज विशिएटेड। तो इसमें खुद सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ऐसे में उस जज ने खुद और जज को क्या इंटरेस्ट रहना चाहिए, दूसरा जज आएगा वो सुनेगा। और इसमें ऐसा तो नहीं था, कुछ ऐसी अर्जेंसी तो नहीं थी कि जस्टिस कर्नल को आज बहुत बड़ा मतलब देश को नुकसान होने वाला था अगर वो जस्टिस खेर जी उस बेंच से हट जाते। तो उसके बाद में देवेंद्र पाल सिंह भुल्लर का एक केस है, जिसमें एक हाईकोर्ट जज के खिलाफ में एक पुलिस ऑफिसर ने पहले एक इंक्वायरी किया था। तो उस हाईकोर्ट जज ने बाद में अपनी दुश्मनी निकालने के लिए उस पुलिस ऑफिसर के खिलाफ में एक ऑर्डर पास किया। तो खुद सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस डॉक्टर BS चौहान जी के नेतृत्व में वो बेंच बना था, द बेंच वाज हेडेड बाय जस्टिस चौहान। तो उसमें खुद सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जिस जज का किसी व्यक्ति से पर्सनल डायरेक्ट या इनडायरेक्ट कोई भी लेन देन है, दुश्मनी है, व्यक्तिगत द्वेष है या कुछ भी उनका संबंध आता है, तो वो जज केस सुन नहीं सकता। और अगर वो जज सुनता है, अभी ठीक है नहीं सुन सकता, सुन लिया, तो वो कोरम नॉन जुडिस हो जाता है। बोले तो वो कोर्ट नहीं रह जाता। कोरम नॉन जुडिस मतलब बिना न्यायाधीशों का जज कहलाया जाता है और वो आदेश खारिज होता है, विशेष हो जाता है। ये 2011 वॉल्यूम 14 SCC पेज नंबर 770 पे ये रिपोर्टेड जजमेंट है। तो फिर इस जजमेंट के तहत भी ये 7 जज ने जो सजा सुनाई है वो पूरी प्रोसीडिंग खारिज हो गई। अब ये कंटेंट ऑफ कोर्ट एक्ट के बारे में एक बहुत सुंदर जजमेंट था, मनु ओडिशा 003 ऑफ 2004। इसमें कुछ 2 कलकत्ता और अदर हाई कोर्ट के 2 जजमेंट थे। उसमें उन्होंने कहा था कि हमको ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट लागू नहीं होता है, हम आर्टिकल 215 के तहत ही चलेंगे, हमको कोई बाइंडिंग नहीं है। तो उसके ऊपर पूरे सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट वगैरह रिफर करते हुए ओडिशा हाई कोर्ट ने बहुत सुंदर लिखा था। तो ओडिशा हाई कोर्ट ने सारे सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के मेंशन करते हुए लिखा कि अगर आपको कानून लागू नहीं, जो जैसा कि अदर हाई कोर्ट ने लिखा है, 2 हाई कोर्ट के जजमेंट थे कि हमको सिर्फ हम 215 में हमको जो चाहे वो अधिकार है। तो कल एक आधा सनकी जज उठेगा और कहेगा कि मैं आपको लाइफ की सजा सुनाता हूँ, तो ये चलने वाला है क्या? ये कोई एक्सेप्ट कर सकता है क्या? तो इसके वजह से उस एक्ट के बाहर कोई जा नहीं सकता है, और इसीलिए उस एक्ट के बाहर जाकर जो नोटिस दिया है वो नोटिस गलत है। अब देखिए सेकंड इलीगैलिटी हुई कि उनके मतलब जो बेंच ने नहीं सुनना देता वो सुना। अब देखिए नियम से जो नोटिस जाती है कंटेम्प्ट का, उसमें चार्ज मेंशन रहना चाहिए। आर्टिकल 14 ऑफ द कोवेनेंट भी है और
हमारा जो इंडियन जुडिशियल सिस्टम है, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट है, लैला डेविड का जजमेंट है, उसके अलावा सहदेव वर्सेस स्टेट जो लैंडमार्क जजमेंट है 2010 एसएससी का, उसमें भी क्लियर कर दिया गया है कि नोटिस में चार्ज रहना चाहिए। और प्रिंसिपल, बाकी ये छोड़िए, ये जजमेंट ये एक्ट बाजू में रखिए, एक कहते कि प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस, तो कोर्ट ने सीधा कह दिया, सुप्रीम कोर्ट ने, सारे दुनिया के कोर्ट्स ने ये कहा है कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में क्या होता है, फिरियादी, जो फरियादी होता है, कंप्लेंट देने वाला, वो भी कोर्ट है, केस चलाने वाला भी कोर्ट है, और सजा देने वाला भी कोर्ट है। तो ऐसे में आपको बहुत ही मतलब ड्यू केयर एंड कॉशन, मतलब बहुत ही एहतियात बरतते हुए आपको मामला चलाना है। और सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन का जो केस था 1998 का, वॉल्यूम 4 एससीसी पेज नंबर 409 पे, उसमें भी उन्होंने 5 जज के सुप्रीम कोर्ट के जज का बेंच बैठा था, उन्होंने यही कहा है कि ये दो पार्टी नहीं है कि कोर्ट एक पार्टी है और वो एक पार्टी, कोर्ट है, कोर्ट ने बहुत लिबरल रहना चाहिए। जस्टिस कृष्णा अय्यर ने मुलगांवकर के केस में कहा, सामने वाली गलती है, जज के आगे बेनिफिट ऑफ डाउट आप सामने वाली पार्टी को दो। कोर्ट ये ना समझे वो एक अलग पार्टी, जज है, जज ने राजा की तरह रहना चाहिए। हाँ ठीक है भाई, मेरे खिलाफ 2 बातें बोलते, कोई बात नहीं, माफ, छोटी छोटी चीजें माफ करो, आप रहा विषय। लेकिन ऐसी कोई चीज है कि वो कह रहा है कि मैं सुनता ही नहीं हूं सुप्रीम कोर्ट को, हाई कोर्ट को मैं कानून मानता नहीं, उसमें सजा देनी। अब ये केस में चार्जेस एज ए रूल चार्ज फ्रेम करना चाहिए। चार्ज फ्रेम करने के बाद में सहदेव में कहा गया है, सुजाता में कहा गया है सुप्रीम कोर्ट ने कि द पर्सन शुड बी अलाउड टू क्रॉस एग्जामिन द विटनेस, मतलब मेरे खिलाफ ये चार्ज है, ये सबूत है। तो फिर अभी देखिए सुप्रीम कोर्ट का 5 जज बेंच, कॉन्स्टिट्यूशन बेंच, अरुण शौरी सुब्रमण्यम स्वामी के केस में क्लियर किया, किसी व्यक्ति ने आरोप लगाया ये जज गलत है, ये जज करप्ट है, तो अगर उसके पास में प्रूफ है कि हाँ ये जज गलत है, उसके मेरे पास में प्रूफ है, तो ट्रूथ अगर है, सच है, तो वो कोई कंटेम्प्ट का ऑफेंस नहीं होता है। वो सच की वजह से उस जज को कितना भी तकलीफ पहुंची हो तो कंटेम्प्ट नहीं होता है। ये केस 2010 इनडायरेक्ट टैक्स प्रैक्टिशनर एसोसिएशन वर्सेस आरके जैन, उसमें भी हुआ था। उसमें तो ऐसा क्या हुआ था कि उसने न्यायपालिका के खिलाफ में आरोप लगाया, उसके खिलाफ कंटेम्प्ट लगाया, तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला सच बोलना गुनाह थोड़ी है, और जिसने कंटेम्प्ट लगाया उस पर 2 लाख रुपए कॉस्ट लगाया। तो अगर जस्टिस कर्नन के पास में प्रूफ है तो ये कोई कंटेम्प्ट नहीं होता। अब देखिए ऐसा नहीं है कि ये विषय सुप्रीम कोर्ट के नजर में लाया नहीं गया। 13 मई का तेलंगाना टुडे, इसमें क्लियर लिखा है कि अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी जो थे, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से रिक्वेस्ट किया कि आप चार्ज फ्रेम करो। जस्टिस कर्नल नहीं आ रहे ना, ये 13 मई 2017 का पेपर है, वो नहीं आ रहे तो आप चार्ज फ्रेम करो और उनको चार्ज का कॉपी लगा के भेजो, बोलो जवाब दो। अब ये क्लियर रहने के बाद में सुप्रीम कोर्ट ने चार्जेस ही फ्रेम ही नहीं किए। क्यों? फिर चार्ज फ्रेम नहीं किए तो आप सजा कहां से दे सकते हो? तो वो भी प्रोसीडिंग विशिएट हो गई। और आज तक के जितने सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स है, सभी जजमेंट्स में क्लियर लिखा गया है कि सीआरपीसी कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर में एक आरोपी को, एक अक्यूज को जो सेफगार्ड है, वो सारे सेफगार्ड कंटेम्प्ट के प्रोसीडिंग के रिस्पोंडेंट, डिफेंडेंट, एलिस्ट कंटेम्प्टर सबको अवेलेबल है। तो जस्टिस कर्नन जी को सारे सेफगार्ड अवेलेबल थे। तो उस सेफगार्ड का सबसे बड़ा सेफगार्ड क्या है कि उनके खिलाफ चार्ज फ्रेम होना चाहिए। सेकंड, उनको क्रॉस एग्जामिनेशन का मौका मिलना चाहिए। ये भी सुप्रीम कोर्ट ने आर सुजाता में, अशोक अग्रवाल में, सहदेव में क्लियर कर दिया। अब सेकंड थिंग, चार्जेस फ्रेम हो गए तो मैं क्रॉस एग्जामिन करूंगा। आर्टिकल 20 सबसेक्शन 3 में तो एक कॉमन लॉ है, पूरे वर्ल्ड का यूनिवर्सल अप्लाइड लॉ है कि पूरा केस खत्म होने तक मेरे पास क्या डिफेंस है, मेरे पास क्या प्रूफ है, ये कहना
इसको डिस्क्लोज करना मुझ पर बंधनकारक नहीं है। मेरी केस चलेंगी तो केस खत्म होने तक मुझे शांत रहने का अधिकार है, और मैं शांत क्यों रहा इसके ऊपर कोई कोर्ट कोई उंगली नहीं उठा सकता। इस आर्टिकल 315 ऑफ सीआरपीसी में ये प्रावधान है। तो इसके लिए जो प्रोसीजर ना चार्ज फ्रेम किया गया, फिर चार्ज फ्रेम ही नहीं हो तो सजा कहां से आई। उसके बाद में मामला हियरिंग को आया, फिर मामला जस्टिस कर्णन जी ने बाद में एक ऑर्डर पारित किया। अभी जस्टिस कर्णन जी ने एक गलती की है कि उन्होंने उठा के 5 जजेस के खिलाफ में कन्विक्शन का ऑर्डर कर दिया। ठीक है, वो दैट इज डिफरेंट थिंग, उनका सही है गलत है दैट इज डिफरेंट थिंग। लेकिन उन्होंने उधर आदेश पारित किया, इसलिए तुरंत दूसरे दिन सुप्रीम कोर्ट ने मैटर लिया और सीधा इनको सजा सुना दी। अब आते हैं जो सजा सुनाई, इस आदेश में की गलतियां क्या है। 9 मई 2017, अभी देखिए ये जो आदेश सुनाया गया, ये आदेश में किस सेक्शन के तहत जस्टिस कर्णन जी को सजा सुनाई जा रही, कोई सेक्शन ही नहीं लिखा है। सिर्फ इतना लिखा है वी आर सेटिस्फाइड टू पनिश हिम बाय सेंटेंसिंग हिम टू इम्प्रिजनमेंट फॉर 6 मंथ। अब कौन से सेक्शन में नहीं। सेकंड थिंग, ये ऑर्डर में जस्टिस कर्णन ने क्या गुना किया जिसकी वजह से सजा सुनाई जा रही वो नहीं लिखा है, अनरीजन ऑर्डर थी। अभी उसमें क्या लिखा है, डिटेल ऑर्डर टू फॉलो, मतलब डिटेल ऑर्डर बाद में देंगे। अब सुप्रीम कोर्ट के खुद 5 जज बेंच का जजमेंट है, AR 1987 SC 444 कॉन्स्टिट्यूशन बेंच का जजमेंट है कि कभी भी किसी भी कोर्ट को कोई भी ऑर्डर सुनाना है जो अपीलेबल रहती है, सेक्शन 19 ऑफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के एक्ट के तहत और तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक का सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है 2009 का, कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की कोई भी ऑर्डर है वो अपीलेबल है। सन्याल कमेटी के रिकमेंडेशन के बाद में सेक्शन 19 ऐड किया गया है, हर ऑर्डर को अपील रहेगी इसमें। तो सुप्रीम कोर्ट के 7 जज ने सजा सुनाई है तो उसकी 9 जज या 11 जज बैठ के अपील सुनेंगे। तो जब अपीलेबल ऑर्डर है, ऐसा कोई भी आदेश सुनाया जाता है तो उस कोर्ट ने रीजन ऑर्डर जब तक पूरी तैयार नहीं होती है तो जजमेंट नहीं सुनाना चाहिए। ऐसा खुद कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ने ऑर्डर किया है, उसका रीजन लिखा है कि उसको मालूम नहीं पड़ेगा, और जहां अपील फाइल करेंगे अपीलेट कोर्ट को नहीं मालूम पड़ेगा। तो एज ए रूल जब तक रीजन आता नहीं तब तक हमको स्टे करना है, तो ये उसमें लिखा हुआ है। तो ये लिखा रहने के बाद में फिर ये जो आदेश दिया गया ये सुप्रीम कोर्ट के 5 जज बेंच का कंटेम्प्ट है, खुद सुप्रीम कोर्ट के 7 जज ने किया है। अब सजा सुना दी वो कॉन्स्टिट्यूशन बेंच के गाइडलाइन के अगेंस्ट में। अब जब सजा सुनाई जाती है तो ये अपीलेबल ऑर्डर है, अपीलेबल ऑर्डर है और सजा 3 साल से अंदर है। 3 साल से कम अगर सजा है तो जो आरोपी होता है, जो कंटेम्नर होता है, उसको ये सजा को अपील करने के लिए सफिशिएंट टाइम देते हुए सजा को स्टे करना चाहिए, ऐसा लॉ है। और इस पर सुप्रीम कोर्ट के फुल बेंच ने 1995 वॉल्यूम 4 SCC 251 पे हरिनाथ शर्मा वर्सेस जयपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी में क्लियर किया है, और उसमें क्लियर लिखा है the order is an appealable one and that the least the court owed to its own sense of fairness and justice to suspend the sentence for a reasonable time to enable the appellant to approach the higher court। सारे देश के कोर्ट्स को सुप्रीम कोर्ट के फुल बेंच ने गाइडलाइन दिया कि अगर आप कंटेंट में सजा सुनाते हो तो अपनी सत विवेक बुद्धि का, अपने गुड सेंस का, फेयर और इम्पार्शियल निष्पक्षता का प्रदर्शन करते हुए खुद होके, उसमें जस्टिस कर्णन को मांगने की जरूरत नहीं है, खुद होके ऑर्डर में लिखो सस्पेंड करो कि ठीक है 4 वीक का उनको समय दिया जाता है। अब ऐसे आदेश किए बॉम्बे हाई कोर्ट ने डैनी हीरानंद के केस में, वैसे ही किया, आदेश दिया उनको सजा का, लेकिन खुद बोला कि 4 हफ्ते के लिए हम रोकते हैं, आप जाके अपील फाइल करो। ऐसे कई जजमेंट्स है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के 7 जज ने ऐसा नहीं किया।
तो ये इतने सारे खुद के सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का उल्लंघन खुद सुप्रीम कोर्ट ने किया। तो मेरे भाई, जब सुप्रीम कोर्ट खुद के आदेशों का खुद रिस्पेक्ट नहीं रखेगा तो दुनिया में क्या मैसेज आएगा? ये हो सकता है कि उन सातों जज के मन में गुस्सा हो कि जस्टिस कर्नल ने उनको सजा सुना दी हो, लेकिन ऐसे कंडीशन में एक जज ने अपना बैलेंस नहीं खोना चाहिए, जल्दबाजी ना दिखाते हुए मामला। हाँ, ये सुप्रीम कोर्ट ये कह सकता था कि जस्टिस कर्नल को सेकंड ऑर्डर पास करता कि आप ऐसे काम मत करो, आप ऐसे कुछ आदेश पारित मत करो। मीडिया को ये कह सकता था कि ठीक है, वो कुछ भी ऐसे आदेश पारित कर रहे हैं, आप उसको पब्लिश मत करो, ये पहले कर सकते थे। लेकिन उसके वजह से प्रोसीजर को छोड़ते हुए बिना जजमेंट रेडी रखते हुए जजमेंट सुना देना, उसको सस्पेंड नहीं करना, ये सुप्रीम कोर्ट के जज को शोभा नहीं देता। और खास करके 7 जज बैठे हुए हैं और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया उसको लीड कर रहे हैं, ये तो मुझे तो बिल्कुल डाइजेस्ट नहीं। मैं खुद इस लीगल प्रोफेशन का आदमी हूँ, मुझे ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आई है और मैं इसका तीव्र विरोध करता हूँ। अब देखिए, एक ऐसा केस हुआ था दीपक कुमार प्रहलाद का वर्सेस चीफ जस्टिस प्रभाष शंकर मिश्रा, 2004 वॉल्यूम 5 SSC 217। इसमें क्या हुआ था कि एक व्यक्ति के खिलाफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का नोटिस निकला। दीपक प्रहलाद का ने हाई कोर्ट के जजेस के खिलाफ में प्रोसिक्यूशन का पिटीशन फाइल किया, बोले आपने झूठ लिखा है। तो मामला हाई कोर्ट ने उठा के उनको सजा दे दिया। मामला सुप्रीम कोर्ट में गया। सुप्रीम कोर्ट ने क्या लिखा, इस व्यक्ति का गलत है, इससे छोटी सी बात के लिए उनके खिलाफ प्रोसिक्यूशन का पिटीशन नहीं लगाना चाहिए था। उनको उसने जो भी डराना चाहा, गलत पिटीशन लगाया, डिफरेंट। लेकिन बोले हाई कोर्ट का भी गलत है कि हाई कोर्ट के जब जिस जज के खिलाफ इसका केस था, उस जज ने केस नहीं सुनना चाहिए था। इस आधार पे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का केस खारिज किया। तो देखिए, लॉ इस तरह से क्लियर है। इसलिए वो क्या कहा गया, सुरेश पलांडे का, जस्टिस ओक साहब का जजमेंट है बॉम्बे हाई कोर्ट का, उसमें उन्होंने यही कहा है कि जो जज, पूरे दुनिया के सारे केस लेते हुए उन्होंने कहा कि जो जज कुर्सी पे बैठा है, उसने पहला सवाल ये खुद को पूछना चाहिए कि मैं यहाँ न्याय कर पाऊंगा, मैं निष्पक्षता से न्याय दे पाऊंगा। और जस्टिस इज नॉट ओनली टू बी डन, इट हैज टू बी सीन दैट जस्टिस इज गोइंग टू बी डन। मतलब सिर्फ न्याय होना नहीं चाहिए, लोगों को दिखना भी चाहिए कि न्याय हो रहा है, पारदर्शिता आनी चाहिए। तो अगर वो जज खुद को सवाल पूछता है अपने सत्सद बुद्धि को, अपने कंसाइंस को, कि मैं न्याय कर पा रहा हूँ, तो उसने फिर उसको उस कुर्सी पे बैठना चाहिए, नहीं तो कहना चाहिए कि मैं इस बेंच में नहीं बैठ सकता। और अभी जज नहीं सुन रहा है तो फिर उसके लिए फिर सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट है कि ऐसे कंडीशन में उसने खुद को केस से दूर करना ही चाहिए। ये इस केस में फॉलो नहीं हुआ। अब देखिए, आर सुजाता में सुप्रीम कोर्ट ने खुद क्लियर किया कि किसी भी कंटेम्प्ट में, किसी भी मामले में, कंवर सिंह सैनी वर्सेस हाई कोर्ट ऑफ दिल्ली 2012 वॉल्यूम 4 SCC 307, उसमें क्लियर क्या है कि लिबर्टी, द मोस्ट चेरिश्ड फंडामेंटल राइट, अ बेसिक ह्यूमन राइट, अ ट्रांसेंडेंटल, inalienable and primordial right should not be put in peril without following the procedure prescribed by law and in a casual and in cavalier manner. Interest case is an example where all proceeding in the suit as well as the under contempt of courts have been taken without adverting to the procedure known in law. कंवर सिंह सैनी में कहा कि उसकी फंडामेंटल राइट लिबर्टी हम नहीं ले सकते विदाउट फॉलोइंग द प्रोसीजर ऑफ द लॉ। किसी को हम नोटिस ऐसी गलत तरीके से दे के उसके अभिव्यक्ति, अपने पर्सनल स्वतंत्रता छीन नहीं सकते, और ऐसा किया है तो पूरी केस खारिज हो जाती है। आप देखिए, तो सारे देश में सबके लिए लॉ लागू हुआ है, सब लोगों के लिए फॉलो भी हो रहा है, जहां नहीं हो रहा है खुद सुप्रीम कोर्ट सेटिस्फाइड कर रहा है। आर्टिकल 14 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है, कानून के आगे सब समान, कानून की प्रक्रिया सबको समान, इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ। अब जो लॉ सबको लागू हुआ है वो लॉ जस्टिस कर्नल को क्यों, वो तो हाई कोर्ट जज है, उनके साथ में अन्याय क्यों, और ऐसा क्या गुनाह कर दिया जस्टिस कर्नल ने? 20 जज के करप्शन की कंप्लेंट किया है, ऐसा उनका कहना है, तो इंक्वायरी करो। अगर कंप्लेंट गलत है तो जस्टिस कर्नल के खिलाफ IPC 211 की कार्रवाई करो, डिफामेशन 500 का ये करो। अगर सही है तो वो 20 जजेस पे कार्रवाई करो। ये तीसरा प्रोसीजर कहां से आ गया? तो किसी
विसल ब्लोअर जिसको कहते हैं कि जो अपना आवाज़ उठा रहा है, तो किसी की आवाज़ आप कंटेंट का कानून यूज़ करके दबा नहीं सकते। देखिए क्या हुआ, कसाब ने सब लोगों के आंखों के सामने देश के नागरिकों को मारा, उसके लिए किसी जज की जरूरत नहीं थी, वो तो ओपन सीधा मिलिट्री भी मार देते तो कोई कोई कहने वाला नहीं था। लेकिन हमारे देश की न्यायपालिका ने क्या किया? नहीं, मामला चला, उसको वकील दिया, इतने दिन करोड़ों रुपया उस पर खर्चा किया गया और बाद में उसको सजा दी गई। तो पाकिस्तान से आया हुआ एक आतंकवादी को हम पूरी फैसिलिटी दे रहे हैं। याकूब मेनन के लिए रात को 3 बजे कोर्ट बैठती है। तो जस्टिस कर्नल जो इस देश का नागरिक है, मैं कहता हूँ जस्टिस कर्नल ने 10 गुना किए होंगे, तो उनको ये फैसिलिटी क्यों नहीं दी गई? ये आर्टिकल 14 का वायलेशन नहीं है? इस पर वो गाना एकदम सुट बैठता है कि गैरों पे करम अपनों पे सितम, ये जाने वफा ये जुल्म न कर। तो यहाँ सुप्रीम कोर्ट ने खुद अपने लोगों पे जुल्म किया है। और मार्टिन लूथर किंग ने कहा है, इनजस्टिस एनीवेयर इज थ्रेट टू जस्टिस एवरीवेयर एंड इविल टॉलरेटेड इज इविल प्रोपोगेटेड। मतलब आज किसी के ऊपर अगर अन्याय हुआ तो कल बारी आपकी भी है। आज जस्टिस कर्नल के ऊपर अन्याय हुआ, कल कोई भी व्यक्ति हो सकता है। तो इसके खिलाफ आवाज उठाना हर नागरिक का कर्तव्य है। आर्टिकल 51A(H) के तहत हर भारतीय नागरिक का एक कर्तव्य है कि जहाँ भी गलतियाँ हो रही है, कोर्ट में, जुडिशरी में, एडमिनिस्ट्रेटिव में, वो अपने आवाज़ बुलंद करे। वो उसका कर्तव्य है, उसका राइट है, उसकी ड्यूटी है। सुप्रीम कोर्ट ने इनडायरेक्ट टैक्स प्रैक्टिशनर एसोसिएशन केस में ये कहा है, और जिसको सुप्रीम कोर्ट के 5 जज बेंच ने अरुण शौरी, सुब्रमण्यम स्वामी के केस में अपील किया है। सो मेरी सारी जनता से अपील है कि अगर आज आप चुप बैठोगे तो आज कर्नल हुआ, कल आपकी बारी रहेगी। इसके अलावा, ये सब बातों के अलावा, अभी सजा सुना दी, जस्टिस कर्नल ने एप्लीकेशन लगाया कि इसका अपील का बेंच फॉर्म कीजिए। तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया खुद है जस्टिस खेर जी, तो किसी के ना बोलते उन्होंने खुद ही पहले प्रावधान करके रखना चाहिए ना कि अब सेक्शन 19 में अपील आएगी तो 7 जज की अपील 9 जज के पास जाएंगे, और 479 CRPC के तहत वो जज नहीं सुन सकते, जिन 7 जज ने सजा दी वो नहीं सुन सकते। बेंच भी फॉर्म नहीं किया गया। अभी मेरा वही कहना है कि याकूब मेनन के लिए रात को 3 बजे कोर्ट बैठता है, तो जस्टिस कर्नल को आप सजा दे रहे हो, पुलिस को कह रहे हो जाओ उसको ले जाके अंदर करो, और उसका जो राइट है अपील का, जो उसका राइट है कि सस्पेंड होना चाहिए जजमेंट अपील की सुनवाई होने तक, वो नहीं कर रहे हो, तो ये अन्याय हम बिल्कुल नहीं सह सकते। आप ब्रिटेन की जो संसद है, हाउस ऑफ लॉर्ड्स, उसके बाहर वॉल्टेयर के कुछ शब्द लिखे, वो क्या है? आई मे डिसएग्री विथ यू बट फॉर योर राइट टू सबमिट योर व्यू आई विल फाइट टिल माई डेथ। मीन्स उसको हिंदी में अगर कहना है कि मैं आपसे असहमत हो सकता हूँ, हो सकता है जस्टिस कर्नल गलत है या जो भी है, लेकिन आपको आपका पक्ष रखने का मौका मिले, इसके लिए मैं अपनी गर्दन कटाने को तैयार हूँ भाई, मेरा अंतिम सांस तक लड़ता रहूंगा, जीवन के अंतिम क्षण। और इसी बात को सुप्रीम कोर्ट ने इनडायरेक्ट टैक्स प्रैक्टिशनर एसोसिएशन में केस में 2010 में ये एक्सेप्ट किया कि देखिए किसी को भी अपनी बात रखने का, अपना पक्ष रखने का मौका मिलना चाहिए। और उन्होंने कहा कि जो सच होता है, सच, ये भगवान की बात की जो सबसे बड़ी शक्ति सच ही है, तो सच को अब दबाती क्यों? आने दो, लड़ने दो, सच का और झूठ का सामना होने दो, और फिर मालूम पड़ेगा। सच सच ही जीतने वाला है ना। आप क्यों डर रहे हो? वो 20 जज के खिलाफ के जो आरोप है, आने दो बाहर। अगर जस्टिस कर्नल गलत है तो जस्टिस कर्नल जेल में जाएंगे, और वो 20 जज गलत है तो 20 जज पे कार्रवाई होंगी। लेकिन आप एक कंटेंट का तीसरा नोटिस निकाल रहे हो, ये तो तीसरा ही प्रोसीजर है, तो ये सर्वथा गलत है। हाँ, मुझे देखिए, सुप्रीम कोर्ट के फुल बेंच ने MS आइलावत वर्सेस स्टेट में 2000 क्रिमिनल लॉ जनरल पेज नंबर 388 पे कहा, टू परपेचुएट एरर इज नो वर्च्यू बट टू करेक्ट इट इज ए कंपल्शन ऑफ ए जुडिशियल कॉन्साइंस। मतलब गलती करना कोई बात नहीं, ठीक है, जज से गलती हो जाती, लेकिन वो गलती को सुधारना ये जज का कंपल्शन, ये उसका मतलब उसका ड्यूटी है, उसका कर्तव्य है, उस पर कंपल्सरी है, ये वो बाध्य है सुप्रीम कोर्ट अपनी गलती सुधारने के लिए। सो ऐसे कई जजमेंट्स है जहाँ सुप्रीम कोर्ट ने अपनी गलती सुधारी। मधुलिमय के केस में 5 जज ने जो जजमेंट दिया था, बाद में खुद ने खुद की गलती सुधारा। तो अभी
ये सारा देश अपेक्षा कर रहा है कि जो दूसरे जो 9 जज बैठेंगे वो गलती सुधारेंगे और जस्टिस कर्णन जी को न्याय मिलेगा। जस्टिस कर्णन जी गलत है तो उनके खिलाफ में आदेश जाएगा, लेकिन प्रक्रिया के साथ। जस्टिस कर्णन जी सही है, अगर वो 20 जज गलत तो उन पर कार्रवाई होगी। लेकिन मामला यही नहीं रुकना चाहिए। कोई भी जज अगर गलत आदेश करता है तो उसके ऊपर आईपीसी 219 की सजा का प्रावधान है। 218 है, किसी को बचाने के लिए गलत आदेश दिया तो उसमें 7-7 साल की सजा का प्रावधान है। तो इस केस में जो 9 जज बेंच सुनवाई सुनेगा, उनसे मेरी ये दरख्वास्त है कि इन 7 जजेस ने सारे प्रक्रिया को बाजू में रखते हुए जो गलत आदेश दिया है, अब उसकी समीक्षा करें और इसमें आईपीसी 219 लग सकता है नहीं, ये देखें। मेरे हिसाब से लगता है कि सुप्रीम कोर्ट के 9 जज की बात देखेंगे और हर बार हाँ ठीक है गलती हो गई कर लेंगे, ऐसा नहीं। इस बार इसको, इस इश्यू को, इस विषय को फुल स्टॉप लगना चाहिए। जस्टिस कर्णन गलत है तो क्यों गलत है, और ये 7 जज ने गलत आदेश दिया तो क्यों दिया, ये 9 जज अपने आदेश में लिखे और ये देखे कि वो गलत आदेश आईपीसी 219 में बैठता है या नहीं। नमस्कार, जय हिंद। आज सत्य बोलने वाला परेशान है और जागतिक स्तर पर हमने जो गंभीर विषय अजमल कसाब का, जो हम जागतिक स्तर पर लोगों को बताना चाहते थे, आज वही हिंदुस्तान में इस गंभीर विषय को लेके न्यायदान की प्रक्रिया किस प्रकार से चल रही है, ये हम लोगों को बताना चाहते थे। तो सर्वसामान्य जनता जो देख रही है न्यायदान की प्रक्रिया के बारे में या न्यायपालिका के भ्रष्टाचार के बारे में, तो जजों के बारे में या न्याय प्रक्रिया में इस प्रकार से बड़े गफलतों का सामना जजों को करना पड़ रहा है, तो सर्वसामान्य जनता किस प्रकार से इसको आगे चलेगी। तो मेरा एक सवाल सर आपको लास्ट ऐसा एक सवाल है कि इसके आगे की प्रक्रिया क्या होगी और हम सर्वसामान्य जनता को क्या मैसेज पहुंचाएंगे। मैसेज तो बस मैं ये पहुंचाना चाहता हूँ, आप सक्रिय बनो, कानून का स्टडी करो। आज जस्टिस कर्णन है, कल आपका भाई, बेटा, माँ, बीवी, कोई भी हो सकता है, बहन हो सकती है। और कोई भी गलत किसी पे भी हो रहा है तो आप उसका एकजुट होकर प्रतिकार करो। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने कहा है, सीखो, संगठित बनो और संघर्ष करो। शिका संगठित वाले संघर्ष का। तो ये ऐसा करेंगे तभी आप बचोगे, नहीं तो फिर अन्याय पाप बढ़ता रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। सुप्रीम कोर्ट ने सुनाई हुई सजा में जस्टिस करनाल को क्या सजा होगी, इस बाबत में आज हमने विस्तृत स्वरूप से हाईकोर्ट के वकील नीलेश ओझा जी से बात की। उसके लिए नीलेश जी का हमारे स्टूडियो में हम आभार प्रदर्शित करते हैं। धन्यवाद। हम फिर मिलेंगे राइट मिरर के साथ। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब राइट मिरर।